हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो कि क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये वीडियो CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये D एंड F ब्लॉक चैप्टर का वीडियो लेक्चर 3 है, जिसका टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पीज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इस वीडियो में हम स्पेशली आयनाइजेशन एंथैल्पीज और ऑक्सीडेशन स्टेट्स 3D सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। तो जब हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पीज के बारे में। तो हम स्टूडेंट्स पहले से जानते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पीज होती क्या हैं। जब कभी भी किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है, तो उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम अच्छे से जानते हैं कि जितना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, जितना अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू हाई होगा, उतना ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी का भी वैल्यू हाई होगा। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट की बात करें, ड्यू टू an increase in the nuclear charge, there is an increase in the ionization enthalpy along each series of the transition elements from left to right। जाहिर सी बात है, कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आप सीरीज की बात करो, चाहे 3D या 4D या 5D या 6D, उन सभी में लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू में भी इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे देखिए। Although the first ionization enthalpy in general increases, the magnitude of the increase in the second and third ionization enthalpies for the successive elements is much higher in general। हालांकि हम जानते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, लेकिन सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज का भी जो सक्सेसिव एलिमेंट्स के लिए मैग्नीट्यूड देखते हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलता है, राइट। अब आगे देखिए, द वेरिएशन ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अलॉन्ग अ पीरियड इन 3D सीरीज एलिमेंट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। अगर हम 3D सीरीज के एलिमेंट्स में फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी IP1 या IE1 का वेरिएशन देखें अलोंग अ पीरियड क्या होता है, तो उसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि initially the effective nuclear charge increases with increasing atomic number, so the size decreases and the nucleus electron attraction increases, hence IP increases। भी सीधी सी बात है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो अटोमिक नंबर बढ़ता है, जिस वजह से अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा और साइज डिक्रीज होगी, और जब साइज डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए IP की वैल्यू बढ़ती है। तो फर्स्ट पॉइंट हम ये समझा रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर सबसे पहले IP की वैल्यू बढ़ती क्यों है। तो क्या कहा इसमें कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने पर साइज डिक्रीज होती है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बढ़ता है और इस वजह से इलेक्ट्रॉन का रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए IP की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। In the middle of the 3D series, the increase in effective nuclear charge is almost equal to the increase in size due to increasing shielding effect. Thus, the size remains almost same and IP remains also the almost same. क्लियर है? तो देखो क्या कहना चाह रहे हैं सेकंड पॉइंट में, कि जब आप मिडिल ऑफ द 3D सीरीज पे आते हो तो जो शील्डिंग अफेक्ट में मतलब जो इंक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा इंक्रीज इन साइज ड्यू टू इंक्रीजिंग शील्डिंग अफेक्ट। जाहिर सी बात है, लेफ्ट टू राइट जाने पर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और मिडिल ऑफ द सीरीज में आते आते शील्डिंग अफेक्ट भी बढ़ने लगता है, जिससे साइज बढ़ती है। तो क्या हुआ, साइज बढ़ने वाला फैक्टर है शील्डिंग अफेक्ट और साइज को कम करने वाला फैक्टर है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इन दोनों की वजह से साइज ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम रहती है, और इसकी वजह से IP भी ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम रहती है। ओके, तो वापस देखिएगा, इन द मिडल ऑफ द 3D सीरीज द इंक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द इंक्रीज इन साइज ड्यू टू इंक्रीजिंग शील्डिंग अफेक्ट। शील्डिंग अफेक्ट के बढ़ने की वजह से साइज बढ़ती है और ये ऑलमोस्ट सेम होगा जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज देखने को मिलता है। इस वजह से रिजल्टेंट अफेक्ट ये रहा कि साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगी और IP भी ऑलमोस्ट सेम रहेगी मिडिल ऑफ द सीरीज में। अब एंड में जाते जाते क्या होगा, देखिए, इन द
end of the 3D series, the increase in the shielding effect is more than the increase in effective nuclear charge. So the size increases, thus IP decreases. अगर आप end of the 3D series पे आते हो तो shielding effect बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और shielding effect में increase effective nuclear charge में increase के comparison में ज़्यादा होता है. इसलिए net effect ये रहा कि shielding effect dominate करेगा और size increase होगी, और जब size increase होगी तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ईजी होगा और IP की वैल्यू डिक्रीज होगी. फोर्थ पॉइंट देखिए, द लास्ट एलिमेंट ऑफ द 3D सीरीज हैव फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D10, सो IP फर्दर इंक्रीजेस. जब हम बात करें 3D सीरीज के लास्ट एलिमेंट की तो उसमें तो क्या होगा, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D10 जिंक के अंदर, तो उसमें क्या होगा, IP फर्दर इंक्रीज होती है. राइट. तो ये हमने देखा कि 3D सीरीज के अंदर स्टार्टिंग में क्या होगा, मिडिल में क्या होगा, एंड में क्या होगा और लास्ट वाले एलिमेंट में IP का वेरिएशन क्या होगा और उसके पीछे रीजन क्या है. ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से. The variation of second ionization enthalpy of the elements of 3D series is based on the electronic configuration. अगर आप 3D सीरीज के एलिमेंट्स की सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी की बात करो या थर्ड आयनेशन एंथैल्पी की बात करो या फर्स्ट के अलावा जितनी भी हायर एंथैल्पी आयनेशन एंथैल्पी की बात करो तो वो सभी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होती हैं. तो हम क्या बोल देंगे, द वेरिएशन ऑफ सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे आयनेशन एंथैल्पी सेकेंड या थर्ड का वेरिएशन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझा सकते हैं. सबसे पहले बात करें फर्स्ट एग्जाम्पल की तो देखिए, IE2 ऑफ क्रोमियम इज मोर देन IE2 ऑफ मैग्नीज. हम दो एलिमेंट यहाँ पे ले रहे हैं, क्रोमियम और मैग्नीज. क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है और मैग्नीज जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, और हम ये यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रोमियम का जो सेकेंड आयोनेशन एंथैल्पी है IE2 है, उसकी वैल्यू मैग्नीज के IE2 के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है. अब ज़रा समझें इसको. क्रोमियम 24 क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3D5 4s1. तो क्रोमियम प्लस, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा वो फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या हम ये कह दें बाई यूनिपॉजिटिव जो आयन होगा उससे होगा. राइट. एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो मोनोवेलेंट आयन होता है या यूनिपॉजिटिव आयन जो होता है वहाँ से होगा. राइट. तो क्रोमियम प्लस की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, आर्गन 3D5 4s0, एक इलेक्ट्रॉन 4s से हट जाएगा तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी क्रोमियम प्लस की, आर्गन 3D5 4s0. तो ये आर्गन 3D5 4s0 क्या है, हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. इससे अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाना चाहते हो क्रोमियम से तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी क्योंकि ये स्टेबल है. वहीं दूसरी तरफ Mn की बात करें तो Mn होता है 25 एटॉमिक नंबर और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा आर्गन 3D5 4s2. तो Mn प्लस क्या हो जाएगा, आर्गन 3D5 4s1 जब आप इलेक्ट्रॉन हटा लोगे. और ये जो 3D5 4s1 है Mn प्लस की कॉन्फ़िगरेशन, ये एक लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है. और लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल काफ़ी ईजी होगा. और जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल काफ़ी ईजी होगा तो हम ये कहेंगे यहाँ पे IE2 की वैल्यू बहुत ही कम आएगी. तो मैग्नीज के लिए IE2 कम आती है, क्रोमियम के लिए IE2 ज़्यादा आएगी. रीज़न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर हो ही गया. अब इसको एक बार कंसेप्ट एक बार और फिर से देख लेते हैं. The removal of second electron from the stable half-filled electronic configuration of chromium is difficult, while the removal of second electron from the less stable electronic configuration of manganese is easy. So the IE2 of chromium is more than that of manganese. यही बात ये आपको अभी हमने समझाई है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो कि क्रोमियम की स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो आप करते हो वो डिफ़िकल्ट है, जबकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मैग्नीज की लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो करते हो वो ईजी है. इसीलिए क्रोमियम का IE2 मैग्नीज के IE2 से ज़्यादा होता है. हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें. सेकेंड एग्जाम्पल हम कह रहे हैं IE2 ऑफ कॉपर इज़ मोर देन दैट ऑफ जिंक. कॉपर का जो IE2 आयनेशन एंथैल्पी सेकेंड जो होती है वो जिंक के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है. अगेन हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझेंगे. पहले बात करें कॉपर की. कॉपर होता है 29 एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3D10 4s1. और जब आप कॉपर प्लस की बात करो, क्योंकि अगेन यहाँ पे आप सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी को कंपेयर कर रहे हो जहाँ से सेकेंड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा फर्स्ट
इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने के बाद या यूनी पॉजिटिव आयन बनने के बाद। तो कॉपर प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 3d10 तो आर्गन 3d10 में क्या हो जाएगा, फुलफिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जब इसमें स्टेबल फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट होगा। जबकि अगर हम जिंक की बात करें तो क्या कह देंगे, जिंक के अंदर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 30 आर्गन 3d10 और जब आप जिंक +1 होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, +2 नहीं होगा, जिंक +1 की बात करते हो तो 3d10 हो जाएगा, राइट। तो हम क्या कह देंगे, जिंक +1 में क्या है, 3d10 लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो जाहिर सी बात है सेकेंड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो कॉपर से कर रहे हो वो डिफिकल्ट है, जबकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो जिंक से कर रहे हो वो ईजी है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ईजी है वहाँ आईपी की वैल्यू कम आएगी, और जहाँ इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट है वहाँ आईपी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो क्या कह देंगे, द रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज डिफिकल्ट, while the removal of second electron from the less stable electronic configuration of zinc is easy. Therefore, the IE2 of copper is more than that of zinc. ओके, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो आप स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर से करते हो वो डिफिकल्ट है, जबकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो कि लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक से करते हो वो इजी है। इसीलिए कॉपर का IE2 जो होगा वो जिंक से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं, जहां हम IE3 को कंपेयर करते हैं, थर्ड आयनेशन एंथैल्पी को कंपेयर करते हैं मैग्नीज और Fe के बारे में। तो थर्ड एग्जाम्पल क्या है, IE3 ऑफ मैग्नीज इज मोर देन दैट ऑफ Fe। Fe के कंपैरिजन में Mn का IE3 ज़्यादा होता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब हम IE3 की बात कर रहे हैं, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन हटने के बाद तीसरे इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की बात हो रही है। और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटेगा, बाई पॉजिटिव मेटल आयन से, यानी मेटल पे +2 चार्ज होगा, उसके बाद आप +3 बनाने की कोशिश कर रहे हो और थर्ड इलेक्ट्रॉन हटाने की कोशिश कर रहे हो, और जहाँ जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब पहले देखिए Mn के बारे में, मैग्नीज। तो मैग्नीज अभी हमने ऊपर देखा ही था, मैग्नीज क्या होता है, एटॉमिक नंबर 25 आर्गन 3d5 और जैसा कि हमने कहा हम थर्ड आयनेशन एंथैल्पी की बात करें तो हमें +2 बनाना पड़ेगा। तो हमने Mn+2 आयन बनाया, तो Mn+2 आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 3d5 और ये क्या होता है, हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक बार देख लेते हैं Fe के बारे में। देखिए ध्यान से, रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn इज डिफिकल्ट। जैसे कि आपको दिख रहा है Mn+2 में हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आएगी। रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn इज डिफिकल्ट। अब देखें Fe को, Fe26 क्या होता है, आर्गन 3d6 तो Fe+2 क्या हो जाएगा, आर्गन 3d6 हेंस लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज देयर इन Fe+2। तो Fe+2 में लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी होगा। हेंस द रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe इज वेरी इजी। थर्ड इलेक्ट्रॉन का जो आप रिमूवल देख रहे हो, लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe, वो बहुत ही ईजी होता है। इसीलिए Mn की जो IE3 होती है वो Fe के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए, IE3 ऑफ स्कैंडियम इज लो वेयर एज IE3 ऑफ जिंक इज वेरी हाई। स्कैंडियम 21 के लिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत लो होती है, जबकि जिंक 30 के लिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी IE3 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होता है उसको समझते हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे इजीली समझाया जा सकता है, क्योंकि आप थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर कर रहे हैं दोनों एलिमेंट्स के लिए, तो आपको +2 आयन देखना पड़ेगा, बाई पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करना पड़ेगा। तो स्कैंडियम 21 क्या होता है, आर्गन 3d1 और जब आप स्कैंडियम +2 आयन बना लेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d1 तो आर्गन 3d1 एक लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बहुत ही ईजी होता है। जबकि अगर हम बात करें जिंक 30 की, तो उसमें आर्गन 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, और जब जिंक +2 आयन बन जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d10
and 4s0। इसमें फुलफिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको देखने को मिलती है, इसीलिए जिंक +2 से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होना बहुत ही डिफिकल्ट है और यहाँ पे जो थर्ड आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू आएगी वो बहुत ही ज़्यादा आएगी। ओके, यही बात यहाँ पे समझाई गई है। द रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम इज ईजी, while the removal of third electron from the fulfilled stable electronic configuration of zinc is difficult. Hence, IE3 of scandium is low while that of zinc is high. राइट, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जब आप स्कैंडियम के लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से करते हो तो वो इजी है, जबकि थर्ड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल फुलफिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक से करते हो तो वो डिफिकल्ट है। इसीलिए स्कैंडियम की जो थर्ड आयनेशन एंथैल्पी है वो लो होती है, जबकि जिंक के लिए हाई होती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से। Ionization enthalpies of transition metals give some guidance concerning the relative stabilities of oxidation state। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि जो ट्रांजिशन मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं वो हमको काफ़ी आइडिया देती हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हम आराम से बता सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यूज़ को कंपेयर करते हुए। जहां आयनाइजेशन एंथैल्पीज में एक सडन जंप देखने को मिलता है वहां से हमें पता चल जाता है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गई है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। द हाई वैल्यूज ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज फॉर कॉपर, निकल एंड जिंक इंडिकेट व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2 फॉर दीज एलिमेंट्स। देखिए, अगर हम बात करें थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की तो उसकी वैल्यू बहुत हाई आती है जिंक, कॉपर और निकल के लिए, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इन तीनों मेटल्स के लिए +2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना बहुत ही डिफिकल्ट है। राइट, तो एक बात हम कह सकते हैं कि हाई वैल्यूज ऑफ, जहाँ पे आपको थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी या सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी या थर्ड आयनाइजेशन या फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी, कोई भी एंथैल्पी की वैल्यू अगर हाई मिलती है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का पता चल रहा है। तो यही बात ऊपर कही गई है कि ट्रांजिशन मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी से हम उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में कहा गया, कॉपर, निकल और जिंक के लिए हाई वैल्यूज ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ये इंडिकेट करती है कि इनके लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है और +2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला इन एलिमेंट्स का कंपाउंड ऑब्टेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इस वीडियो लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आप अच्छे से जानते हैं, आपने 11th क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एलिमेंट इन इट्स कंपाउंड। किसी भी एलिमेंट पर, किसी कंपाउंड के अंदर नेट चार्ज जो प्रेजेंट होता है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर भी यही है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी यही है, जो कि नेट चार्ज के बारे में बात करता है। अब देखिए जरा यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स के लिए क्या कहेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर। वन ऑफ द नोटेबल फीचर्स ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट इज द ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इट मे शो इन इट्स कंपाउंड। सबसे जो स्पेशल फीचर है ट्रांजिशन एलिमेंट का जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपने कंपाउंड्स में ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बहुत ज़बरदस्त वैरायटी हमको देखने को मिलती है, बहुत डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो शो करते हैं अपने कंपाउंड्स में। तो स्टेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एलिमेंट विथ विच द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म द कंपाउंड। जाहिर सी बात है कि कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट कोई ट्रांजिशन एलिमेंट की कहाँ स्टेबल होगी या उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कितनी होगी, ये डिसाइड करेगा ट्रांजिशन एलिमेंट किसके साथ कंबाइन कर रहा है कंपाउंड बनाने के लिए। तो ट्रांजिशन मेटल के द्वारा जो कंपाउंड बनाया गया, जिस एलिमेंट के साथ कंबाइन करके बनाया गया, उस एलिमेंट के नेचर से डिसाइड होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल कौन सी होगी। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन मेटल की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, ये डिपेंड करता है उस एलिमेंट के नेचर पर जिसके साथ ट्रांजिशन एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। The element which give the greatest number of oxidation state occur in or near the middle of the series। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है कि जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो एलिमेंट्स सीरीज के मिडिल में पाए जाते हैं, मिडिल के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। राइट, द एलिमेंट विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर इन और नियर द मिडिल ऑफ द सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीज एग्जिबिट्स ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +2 to +7। मैग्नीज जो होता है मिडिल में पाया जाता है, एटॉमिक नंबर 25 होता है इसका, और ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 से +7 तक। ओके, अब देखिए
अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, elements in the beginning of the series exhibit fewer oxidation state, have small number of electrons which they lose or contribute for sharing। जो beginning में किसी सीरीज के, किसी 3D 4D 5D 6D सीरीज के बिगिनिंग में जो एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं उनमें बहुत ही फ्यूअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत ही कम संख्या में हैं, जो या तो वो लूज कर दें या वो शेयरिंग के लिए कंट्रीब्यूट कर दें, राइट। तो हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो सीरीज हमको देखने को मिलती है उन सीरीज के बिगिनिंग में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें फ्यूअर ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत ही कम संख्या में ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। और इसका सीधा सा रीजन क्या है कि उनके पास जो पार्टिसिपेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी संख्या बहुत ही कम है। दे हैव वेरी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच दे कैन लूज, या तो लूज कर सकें आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए या कंट्रीब्यूट फॉर शेयरिंग कर सकें कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। दोनों ही प्रोसेस के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अवेलेबल है वो बहुत ही कम है। अब आगे देखिए, एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ द सीरीज शोज फ्यूअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज दे हैव टू मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल, सो दे हैव वेरी फ्यू वैकेंट डी ऑर्बिटल विच कैन बी इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। अगर हम बात करें एंड ऑफ द सीरीज की, बिगिनिंग ऑफ द सीरीज तो हमने समझ लिया, एंड ऑफ द सीरीज के एलिमेंट्स की बात करें तो उनमें भी फ्यूअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल खाली है ही नहीं, बहुत ही कम संख्या में डी ऑर्बिटल खाली होते हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की संभावना ज़्यादा होती है जिसके लिए वैकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए, और अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल बहुत ही कम संख्या में है तो बहुत ही कम ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी एंड ऑफ द सीरीज पे। तो बिगिनिंग वाले एलिमेंट्स का अलग प्रॉब्लम था जिस वजह से फ्यूअर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती हैं, और एंड वाले सीरीज के एलिमेंट्स का अलग प्रॉब्लम है जिनकी वजह से फ्यूअर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करें, ध्यान से देखिएगा। तो बिगिनिंग ऑफ द सीरीज का हमने एग्जांपल ले लिया स्कैंडियम 21 फर्स्ट एलिमेंट जो केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और एंड ऑफ द सीरीज का हमने एग्जांपल ले लिया जिंक जो कि एटॉमिक नंबर 30 है, वो केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो हम ये बोल देंगे फर्स्ट एग्जांपल में स्कैंडियम 21 शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली, एंड एग्जांपल 2 जिंक 30 शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। तो स्कैंडियम बिगिनिंग ऑफ द सीरीज का एलिमेंट हो गया, फर्स्ट एलिमेंट जो केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जो कि है +3, और अगर एंड ऑफ द सीरीज की बात करें तो जिंक हो गया जिसका एटॉमिक नंबर 30, वो केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं एक्सेप्ट स्कैंडियम all other transition metal shows more than one oxidation state which is called as variable oxidation state। अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ट्रांजिशन मेटल्स की, तो स्कैंडियम के अलावा जितने भी दूसरे अदर ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जिसको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट तो है लेकिन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो है +3। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जिंक केवल एक डी ब्लॉक एलिमेंट है जो केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसमें भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पाई जाती हैं, राइट। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों मिलती हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में स्कैंडियम के अलावा, तो उसको समझा रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं आपको कि ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ इनर n-1 d इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू द आउटर ns इलेक्ट्रॉन्स which is further because of the fact that the energies of ns and n-1 d subshells are nearly same। ट्रांजिशन मेटल्स स्कैंडियम के अलावा जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि इनमें जो इनर n-1 d इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं और आउटर ns इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, और ये भी इसलिए होता है क्योंकि n-1 d सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स और ns के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, जो सबशेल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है, उनकी एनर्जीज नियरली सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स स्कैंडियम के अलावा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें इनर n-1 d इलेक्ट्रॉन्स का भी पार्टिसिपेशन होता है और आउटर ns इलेक्ट्रॉन्स का भी पार्टिसिपेशन होता है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्यों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसका रीजन ये है कि इनमें मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ns सबशेल और n-1 d सबशेल की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, अब आगे देखिए,
अगर हम बात करें मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की तो वो नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। अगर ट्रांजिशन मेटल के द्वारा केवल आउटर ns इलेक्ट्रॉन्स का ही पार्टिसिपेशन होगा, आउटर ns इलेक्ट्रॉन्स का ही इन्वॉल्वमेंट होगा, तो उस ट्रांजिशन एलिमेंट में केवल मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। और अगर आप बात करो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जहां देखने को मिलती है, उनमें क्या होगा, तो उनमें नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स का भी पार्टिसिपेशन होगा और अनपेयर्ड n-1d इलेक्ट्रॉन्स का भी पार्टिसिपेशन होगा। तो अनपेयर्ड n-1d इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करें और आउटर ns के इलेक्ट्रॉन्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो, तब ये दोनों जहां होंगे वहां आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। अगर हम पूरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, 3D सीरीज का आंसर मैग्नीज था जिसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। लेकिन अगर जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको अगर कंपेयर करें और उनमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो ऑस्मियम और रुथेनियम में मिलती है, वो है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। यही बात यहां पे कही गई है। Highest oxidation state in D block elements is +8, which is shown by osmium OS and ruthenium Ru, which is +8. ओके, तो D ब्लॉक एलिमेंट्स में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी देखने को मिलती है, वो है +8। और किसके द्वारा वो शो होती है, ऑस्मियम एंड रुथेनियम के द्वारा। ठीक है, जबकि 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या देखने को मिलती है, +7, और वो कौन शो करता है, मैग्नीज। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है। 3D सीरीज का अलग आंसर है और डी ब्लॉक एलिमेंट्स ओवरऑल अगर पूछे तो अलग आंसर है। ठीक है, अब हम आते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है उसको समझते हैं। द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ d orbitals in such a way that their oxidation state differ from each other by unity, while the variability of oxidation state in non-transition elements occur differently as the oxidation states normally differ by 2। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अगर आप कंपेयर करते हो और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कंपेयर करते हो तो आप ऐसा देखते हो कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स 2 से डिफर करती हैं। जाहिर सी बात है, आउटर शेल के आउटर सब जो शेल है उसमें जो ns सब शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके बाद आप देखोगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट यूनिटी से चेंज हो जाएगी। जैसे पहले S का एक इलेक्ट्रॉन होगा, फिर S का दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, फिर D का होगा, फिर D का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से। तो आप क्या देखोगे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके अंदर इनकम्प्लीट फिल्ड d ऑर्बिटल है और आउटर ns के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आउटर ns के इलेक्ट्रॉन और n-1d के इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके रिलीज होंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 का डिफरेंस होगा। ओके, कोई भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आप कंपेयर करोगे तो 1 का होगा। जैसे फेरस और फेरिक, फेरस होता है Fe+2, फेरिक होता है Fe+3, तो डिफरेंस किसका हुआ, 1 का हुआ। इसी तरह से हम अगर बात करें नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वहां क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से डिफर करती हैं। स्टेनम और स्टेनिक Sn+2 Sn+4, प्लम्बस और प्लम्बिक Pb+2 Pb+4। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वहां ऑक्सीडेशन स्टेट नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 2 का डिफरेंस रखती है, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएबिलिटी है, जो कि किस वजह से आती है, अराइजिंग आउट ऑफ इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इनकम्प्लीट फिलिंग जो डी ऑर्बिटल्स की हो रही है उस वजह से जो आती है वो इस तरह से है कि देयर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय यूनिटी। उन सबकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट यूनिटी से डिफर करती हैं। मतलब ये हुआ +2 से, जैसे कॉपर +1 कॉपर +2 डिफरेंस 1 का है, Fe+2 Fe+3 डिफरेंस 1 का है, इस तरह से, राइट। तो हम क्या कह देंगे, जबकि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएबिलिटी इस तरह से है, डिफरेंट है, और वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली 2 से डिफर करती है। जैसे मैंने बताया Pb+2 Pb+4, स्टेनम+2 स्टेनम+4, राइट। तो स्टेनम जो है Sn, उसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती हैं, Sn+2 और Sn+4, एंटीमनी +1 और +3। तो इस तरह से हम बहुत सारे देख सकते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 का डिफरेंस रखती है, राइट। अब आगे देखिए, अब वेरिएबिलिटी की बात करते हैं, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन कैसे होगा। तो देखिए, ऑन मूविंग इन अ पीरियड द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज। ये एग्जाम में सवाल कई बार पूछा जा चुका है, फिर से भी पूछे जाने की संभावना कि लेफ्ट टू राइट जाने पर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कैसे वेरी करेगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। यानी जैसे अगर हम बात करें वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, तो वेनेडियम है 23, क्रोमियम 24 और मैग्नीज 25। वेनेडियम में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, क्रोमियम में +6 और आयरन में +7। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई, यानी VO
CO3 माइनस जिसमें वेनेडियम +5 है वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है। CrO4-2 जहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है वो उससे कम स्टेबल होगा, और MnO4- जहाँ Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है वो इन तीनों में से ही सबसे कम स्टेबल है। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अपन, वेनेडियम से क्रोमियम, क्रोमियम से मैग्नीज, ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज देखने को मिल रहा है जो कि उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब बात करें टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में या डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बात करें, टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी में इंक्रीज देखने को मिलता है। जैसे हम कोई एक ग्रुप का एग्जांपल ले लेते हैं, CrO3, MoO3 एंड WO3। तो क्रोमियम में भी ऑक्सीडेशन, CrO3 में क्रोमियम पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, MoO3 में भी MO पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और WO3 में भी W पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और आप देख सकते हैं 3D सीरीज का एलिमेंट हो गया क्रोमियम, 4D का हो गया MO और 5D का हो गया W। तो 3D से 4D, 4D से 5D जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 कम स्टेबल है, MO की ज़्यादा है और W की सबसे ज़्यादा है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल है वो कम में चेंज होना चाहेगा, +6 कन्वर्ट होना चाहेगा +3 में, जबकि WO3 में जो W +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है, वो चेंज नहीं होना चाहेगा। इसी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस रीजन क्रोमियम 6 इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट आयन Cr2O7-2 इन एसिडिक मीडियम इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्रोमियम जो है जहाँ पे वो डाइक्रोमेट आयन के फॉर्म में मिलता है वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की +6 होती है, और एसिडिक मीडियम में वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने पर वो क्या करेगा, आराम से दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ से बात क्लियर हो गई, ऐसा क्यों करता है, क्योंकि क्रोमियम का +6 कम स्टेबल है और वो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि MoO3 एंड WO3 आर नॉट, MoO3 और WO3 इतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है एसिडिक मीडियम में। क्यों नहीं है, क्योंकि उनका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। तो जब ज़्यादा स्टेबल है तो वो थोड़ी चेंज होंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जब MO और W की बात करें, इनका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस नहीं होगा, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होंगे। तो सवाल एग्जाम में आ चुका है और फिर से आने की भी पूरी संभावना है कि डाइक्रोमेट आयन जो है एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जबकि MoO3 एंड WO3 अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। इसका क्या रीजन है, तो इसका सिंपल सा रीजन यही है कि क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है, जबकि MO और W की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेस स्टेबल होने की वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। जबकि MO और W अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हैं, इसलिए वो कन्वर्ट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब एक आखिरी बात यहां पे और करते हैं। Low oxidation states are found when a complex compounds of ligands capable of pi acceptor character in addition to the sigma bonding। अगर आप बात करो लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में लो ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलती हैं जब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं लिगेंड्स के साथ, और उसमें भी वो लिगेंड्स कैसे हों, जिनमें पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर हो, वो पाई बॉन्ड बनाते हो सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ। तो जब आप कभी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ट्रांजिशन एलिमेंट को देखो, वहां पे ऐसा लिगेंड हो जिसमें पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर हो, पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी हो सिग्मा बॉन्ड बनाने के साथ साथ, वहां पे आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में लो ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि ऐसा कहां होता है, तो हम पाई एक्सेप्टर लिगेंड कार्बोनिल देख सकते हैं, CO, वो एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है जिसमें पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, और जब ये मेटल्स उस CO लिगेंड के साथ कंबाइन करते हैं तो मेटल कार्बोनिल्स बनते हैं, जहां मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मेटल कार्बोनिल्स में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, राइट। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, इन निकल टेट्रा कार्बोनिल NiCO4 एंड आयरन पेंटा कार्बोनिल FeCO5, the oxidation state of nickel and iron is 0। निकल और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ओके, तो इस तरह से हमने सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स देखे। एक बार हम टेबल के अंदर चार्ट के फॉर्म में सारा समझ लेते हैं, टेबुलर फॉर्म में कौन सी एलिमेंट के द्वारा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो की जाती है और उसकी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल कौन सी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल बनाई गई है जिसमें हमने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक
3D सीरीज के 10 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं स्कैंडियम में केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, वो है +3, जबकि जिंक में भी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, वो है +2। तो जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है जिसमें केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है +2। और स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट होने के बावजूद भी केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल फॉर्म में दिखाता है, वो है +3। इसके अलावा टाइटेनियम की बात करें तो +2, +3, +4 मिलता है जिसमें +4 कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। इसी तरह से वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम +2, +3, +4, +5 तक दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होती है। अगर हम क्रोमियम की बात करें तो +2, +3, +4, +5, +6 तक मिलता है, जहां +6 और +3 ज्यादा स्टेबल है। और जैसा कि अभी ऊपर समझाया, +6 के कंपैरिजन में +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए एसिडिक मीडियम में +6 +3 में कन्वर्ट हो जाता है। Mn की बात करें तो Mn +2, +3, +4, +5, +6, +7 तक शो करता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज में Mn के द्वारा +7 तक दिखाई जाती हैं और इसमें +7 ज़्यादा स्टेबल है और एसिडिक मीडियम में +2 में कन्वर्ट हो जाता है, +2 भी ज़्यादा स्टेबल है। और आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन सिर्फ 1 का है, जबकि नॉन ट्रांजिशन स्टेट में नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से वेरी करती है। आयरन की बात करें तो +2 और +3 इसके ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, उसके अलावा +4 और +6 भी देखने को मिलते हैं। कोबाल्ट की भी बात करें तो कोबाल्ट में +2 और +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, उनके अलावा +4 भी देखने को मिलती हैं। निकल की बात करें तो निकल में भी +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके अलावा +3 और +4 देखने को मिलता है। और कॉपर में +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती हैं, जहां पे +2 ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस तरह से हमने 3D सीरीज को अच्छे से डिटेल में बात की, जहां हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को भी समझा और उनकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी कंपैरेटिवली कम स्टेबल है, उन सब का भी स्टडी किया। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी और उससे रिलेटेड सारी बातों को अच्छे से एग्जांपल्स के साथ समझा। इसी तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में भी बात की और उनके सारे पॉइंट्स को भी अच्छे से क्लियर किया एग्जांपल्स के साथ, और लास्ट में टेबल के फॉर्म में सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को क्लियर कर दिया। उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो भी आपको समझाया वो समझ में आया होगा, और कोई भी बात, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है या उसमें कुछ डाउट रह गया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, उस पे बेस्ड हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि 11th 12th नीट जेईई से रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री की वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।